नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की गोवा से भी छोटा सा कंट्री है कतार। हमारे देश के अंदर ओडीआई सीरीज की लाइव मैच जितना लोग देखते हैं कतार के अंदर उससे भी कम पॉपुलेशन है। कतार के अंदर सिर्फ 28 लाख लोगों की आबादी है। जहां इंडिया में पर पर्सन इनकम पर कैपिटा है $6,000, वहीं पर कतार के अंदर पर पर्सन इनकम पर कैपिटा है $85,000। हमारे देश से 22 साल बाद आजादी मिलने के बाद भी कतार ने खुद को इतना तरक्की किया जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। ऐसा लगता है कि पूरे देश को किसी ने सोने से मोड़ दिया है। आज सिंगापुर के बाद कतार में सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। कतार एक टैक्स फ्री कंट्री होने के साथ साथ कतार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना के बराबर ही है। कतार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.6% है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कतार बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। कतार के अंदर लोग खाने की वास्ते दिन भर मेहनत करते रहते थे और ऊपर से लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं था। लेकिन कतार ने ऐसा क्या गेम खेला कि सिर्फ 50 साल के अंदर ही एक गरीब देश से खुद को दुनिया की सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया। और ऐसा नहीं कि नेचुरल गैस और ऑयल सिर्फ कतार में मौजूद है। रशिया और ईरान में कतार से भी ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल की रिसोर्सेस है। लेकिन कतार ने खुद को इतना डेवलप कैसे किया, आइए आज की इस वीडियो में कतार की इस राज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में 18वीं सेंचुरी से पहले कतार के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं मिलता। कतार में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है जब खलीफा फैमिली कुवैत से उठकर कतार आए और कतार की अल जुबैरा शहर में बस गए। उस टाइम खलीफा फैमिली समुद्र से मोतियां निकालकर उसकी ट्रेडिंग करते थे और यही उन लोगों की मेन बिजनेस हुआ करता था। खलीफा फैमिली के बाद कतार में शेख की राज शुरू हुआ और उनमें सबसे फेमस था रोहम इब्न जाबिर अल जाहिमा। 18वीं सेंचुरी में अरबियन स्टेट बहरीन की खलीफा ने यह क्लेम किया कि अल जुबैरा शहर बहरीन की हिस्सा है और इसी वजह से अल जुबैरा की लोग प्रोटेस्ट करने लगा और देखते देखते ये विवाद एक टकराव में बदल गया और इसी वजह से दोहा सिटी वर्चुअली डिस्ट्रॉय हो गया था। तब तक ब्रिटिश को यही लगा था कि कतार बहरीन की डिपेंडेंसी में रहता है और कतार ने खुद की सुरक्षा के लिए 1868 में ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन किया कि कतार में जो भी उत्पादन होने वाला है उसका कुछ हिस्सा ब्रिटिश को दिया जाएगा। उसके बदले में ब्रिटिश आर्मी कतार को सुरक्षा प्रदान करेगा। अब 1871 में ओटोमन एम्पायर अपनी टेरिटरी को विस्तार करने लगा और अरबियन स्टेट के साथ साथ कतार को भी अपनी कब्जे में कर लिया। लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद 1915 में ओटोमन एम्पायर ने कतार से अपनी हुकूमत को वापस ले लिया और इसी वजह से 1916 में अब्दुल्ला अल थानी ने कतार की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश प्रोटेक्शन मांगने लगा। 1926 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉर्ज मार्टिन लेस के डायरेक्शन में कतार के अंदर पहली बार ऑयल की सर्वे किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट को निराशा का सामना करना पड़ा। 1935 में कतार ने इराक पेट्रोलियम के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। उसके बाद कतार के अंदर ऑयल की ड्रिलिंग किया जाता है। 1938 में कतार की दुकान में पहली बार ऑयल मिलता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजह से ऑयल की ड्रिलिंग बंद रख दिया जाता है और 1949 में कतार ने पहली बार ऑयल को एक्सपोर्ट किया। अब कतार को ऑयल से पैसा आने लगा और धीरे धीरे ऑयल से आने वाली रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा। अब्दुल्ला बिन जसीम जो उस टाइम कतार की किंग थे, ऑयल से आने वाली पैसे को अपनी परिवार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने लगा और वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा काम करवाने लगा। लेकिन वर्कर्स को उतना पैसा नहीं दिया जाता था और इसी वजह से वर्कर्स प्रोटेस्ट करने लगा और अब्दुल्ला बिन जसीम और उनकी फैमिली को यह धमकी देने लगा कि अगर उन लोगों की अलाउंस इंक्रीज नहीं किया जाएगा तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। और इसी वजह से अब्दुल्ला बिन जसीम ब्रिटिश के पास पहुंचते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और फिर ऑयल से आने वाले रेवेन्यू को आर्मी फोर्स में इन्वेस्टमेंट करने लगा अपनी और कतार की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन इंक्रीज होने लगा। 1950 के अंदर इस प्रोटेस्ट में 2000 लोग शामिल हो गया था और 1956 में लोगों ने कतार के अंदर इजिप्टियन फ्लैग्स लहराने लगा और फिर पर्सियन गल्फ की पाइपलाइन को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। 3 सितंबर 1971 कतार को आजाद घोषित कर दिया जाता है और खलीफा बिन हमाद आजाद कतार की नया प्रेसिडेंट या फिर सम्राट बनते हैं। खलीफा बिन हमाद ने इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर फॉरेन वर्कफोर्स को इंक्रीज करने का फैसला किया और सबसे पहले उन्होंने ऑयल से आने वाली फैमिली अलाउंस को कट ऑफ कर दिया और वो पैसे को सोशल प्रोग्राम, हाउस हेल्थ और फिर एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने लगा। 1984 में कतार के अंदर पहली बार नेचुरल गैस को डिस्कवर किया जाता है और कतार ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया नेचुरल गैस की प्रोजेक्ट में और 1992 में कतार ने पहली बार जापान को गैस एक्सपोर्ट करता है और इसके बाद कतार को गैस से भी पैसा आने लगा। अब नेचुरल गैस की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से कतार की इकोनॉमी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन कतार की गवर्नमेंट ने सोचा कि सिर्फ नेचुरल गैस और ऑयल के ऊपर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर नेचुरल गैस और ऑयल की रिसोर्सेज खत्म हो जाता है तो कतार फिर से एक गरीब देश बन सकता है। और इसी वजह से कतार गवर्नमेंट ने ऑयल और गैस से आने वाली पैसे को अलग अलग चीजों पर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया और 1993 में कतार गवर्नमेंट ने कतार एयरवेज की शुरुआत किया
और 2005 में कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की शुरुआत किया। कतार ने सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में 30 बिलियन यूरो, फ्रांस में 10 बिलियन यूरो और फिर जर्मनी में 5 बिलियन यूरो इन्वेस्ट किया। और इसके साथ साथ दुनिया की कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी जैसा कि फिस्चर ऑटोमोटिव, वोल्क्सवैगन और फिर पोस्टर में भी इन्वेस्ट करके रखा है। अब कतार ने सोचा कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा। कतार ने दुबई को बारीकी से ऑब्जर्व किया और देखा कि दुबई कैसे अपनी टूरिज्म मॉडल को लेकर वर्ल्ड वाइड तेजी से आगे बढ़ने लगा है और कतार ने इसको रेप्लिकेट करने का फैसला किया। अब कतार ने सोचा कि कैसे लोगों की ध्यान कतार की ओर खींचा जा सकता है और इसी वजह से कतार ने साल 2010 में फिक्सिंग करके फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत लिया। अब इस वर्ल्ड कप की इंफ्रास्ट्रक्चर में कतार ने $230 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया इस वर्ल्ड कप को होस्टिंग करने के लिए। ये फीफा की हिस्ट्री में सबसे महंगी वर्ल्ड कप था। कतार को भी पता था कि इस वर्ल्ड कप की होस्टिंग की वजह से कतार को एक भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर भी कतार ने इस वर्ल्ड कप को होस्टिंग किया और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कतार की टूरिज्म मॉडल। कतार टूरिज्म सेक्टर में दुबई से भी आगे निकलना चाहता है और कतार अलग अलग कंपनी के जरिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर नेपाल जैसा कंट्री से वर्कफोर्स को ले जाता है कतार के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि कतार के अंदर ज्यादातर लोग बहुत ही अमीर है और इसी वजह से वहाँ वर्कफोर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब इन वर्कफोर्स के लिए रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कंपनी की परमिशन के बिना ये लोग ना ही तो कंपनी छोड़ सकता है और ना ही वो देश छोड़ सकता है और ना ही अपना वीजा को रिन्यू कर सकता है, ऐसा कि उन लोगों की पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया जाता है। अब ये खपाला सिस्टम तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप की इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही जल्द पूरा करना था और इसी वजह से वर्कफोर्स को ओवर टाइम काम करवाने लगा और 40 डिग्री टेम्परेचर में ज्यादा काम करने की वजह से 6500 वर्कर्स की मौत हो जाती है और इसी वजह से इस बार ये न्यूज सामने आ गया। अब कतार की इकोनॉमिकल ग्रोथ के पीछे कतार गवर्नमेंट की अलग अलग सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट एक अहम रोल प्ले करता है। उम्मीद करता हूँ कतार की इस ड्रामेटिक राइज की स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।